बताएंगे तो वहाँ का जो कैबिनेट जो होता है, मंत्रिमंडल की बात करें तो वहाँ पर राष्ट्रपति अपनी पसंद से किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है और जब चाहे उसको हटा भी सकता है। इंपॉर्टेंट बात, जब हम चुन सकते हैं अपने मन से तो हटा भी सकते हैं अपने मन से, जब मेरी मर्जी है। कुछ भी, अभी ट्रंप जो अपने कई सारे मंत्री को, जो ट्रंप की आलोचना करते थे जब ट्रंप थे अपने टाइम में, वो कई सारे मंत्री को हटा देते थे, जो भी उसकी आलोचना करता था वो हटा देते थे उसको। तो राष्ट्रपति तो वाकई में ताकत है, जिसको मानोगा उसके मंत्री बनाएंगे, जिसको माने मंत्री नहीं बनाएंगे, मेरी मर्जी। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, उसके अलावा अब देखो वहाँ पे जो सेना का जो उच्च अधिकारी होता है, सेना में जो सबसे हेड होता है, सेना का उच्च अधिकारी या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात हम करें, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर जो फेडरल कोर्ट तरह से कह लो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फेडरल कोर्ट कह सकते हो, ठीक है। अब उसका जो जज होगा, अब वहाँ के न्यायपालिका में जो जज होगा उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन ध्यान रखना कि इनका नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन उस मामले में सलाह लेना पड़ता है। हर मामले में मनमानी नहीं कर पाएगा, उस मामले में सलाह किससे लेना पड़ेगा? सीनेट से, उच्च सदन से। इसी का लेजिस्लेचर का ही जो दो पार्ट है, एक है HOR निम्न सदन और एक कौन है? सीनेट। तो सीनेट से पूछेगा, सीनेट से पूछा जाएगा, क्योंकि वहां पर सीनेट क्या, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे यहाँ पे राज्यसभा क्या करता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उसी प्रकार से सीनेट वहाँ पर क्या करता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अब और अमेरिका में 50 राज्य हैं और अलग अलग राज्य से जो है 2-2 मेंबर चुन करके आते हैं। तो वहाँ पर सीनेट में कितने मेंबर हो जाएंगे? 100। अभी आगे बताने वाले इसके बारे में। तो ये पूरा समझ में आया कि यहाँ पर मंत्रिमंडल का स्थिति क्या है। अभी जस्ट इसको मिटाते हैं और मिटाने के बाद जरा इसके आगे का स्थिति देखते हैं कि वहाँ पे न्यायपालिका वगैरह क्या स्थिति है, और थोड़ा सा वहाँ पे और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या फिर जो सीनेट का मामला है उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो पहले इसको पॉज करते हैं, फिर हम बताते हैं। अब बात करते हैं अमेरिकी लेजिस्लेचर की, बात करते हैं विधायिका। देखो अमेरिका में जो विधायिका है उसी का दूसरा नाम क्या होता है? कांग्रेस। अमेरिकी विधायिका का दूसरा नाम क्या है? तो कई बार न्यूज़ में इसको कांग्रेस नाम से ही बुलाया जाता है, कांग्रेस का मेंबर। इसका मतलब क्या है? विधायिका का मेंबर। देखो ये दरअसल देखो कांग्रेस का मतलब क्या होता है? देखो कांग्रेस का मतलब ये होता है क्या? भीड़ का समूह। मतलब एक तरह से क्या होता है? एक जन समूह को ही कांग्रेस कहते हैं हम लोग, समझे। तो अब अमेरिकन लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कौन सा सिस्टम चलता है? बाइकैमरल। बाइकैमरल मतलब क्या होता है? वहाँ पर द्विसदन चलता है, 2 सदन वहाँ पर काम कर रहा होता है। पहला सदन जो होता है उसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी क्या? HOR, पहले सदन को। दूसरे सदन को क्या बोलते हैं? सीनेट बोलते हैं। देखो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसको प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। ये जस्ट लाइक भारत में जैसे लोकसभा है ना, उसी के जैसा होता है। इसको हम लोग निम्न सदन भी कहते हैं। निम्न सदन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारा टेम्प्रोरी सदन होता है, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, इसके मेंबर का जो टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं होता है, वो कभी भी ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो HOR यानी कि हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भारत के लोकसभा के जैसा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? निम्न सदन। और निम्न सदन इसलिए कहते हैं, निम्न सदन भी कह सकते हो, और इसी का दूसरा नाम हो सकता है अस्थायी सदन, टेम्प्रोरी वाला, ठीक है। अब वहाँ पे इसके मेंबर कितने सारे होते हैं? वहाँ पे कितने मेंबर होते हैं? वहाँ पे होते हैं 435 सदस्य। भारत में कितने होते हैं? लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 545 होते हैं। अब देखो, और इनका वैसे आमतौर पे टाइम कितना होता है? 2 वर्ष। वैसे देखो 2 वर्ष ये फिक्स नहीं है, मतलब 2 वर्ष आपको मैक्सिमम दिया गया, इस बीच में भी आपको हटाया जा सकता है। बात को समझ में आया? इसलिए ये क्या है? अस्थायी सदन है, जिसे भारत में 5 साल के लिए होता है। देखते हो जब यहाँ पे सरकार गिरती है तो वो भी भंग हो जाता है, सांसद लोग भी बेरोजगार हो जाते हैं बेचारे, ठीक है। तो उसका निर्वाचन क्षेत्र जो होता है, ये जो 435 लोग जो चुनकर आते हैं, वो 435 क्षेत्र अमेरिका में अलग अलग जनसंख्या के हिसाब से बांटा गया है। तो जनसंख्या के हिसाब से अमेरिका में 435 क्षेत्र बनाया गया। हो सकता है 10,000, 20,000, 50,000, जिसके बेस पर बनाया गया हो, वो अलग अलग क्षेत्र से एक एक व्यक्ति चुनकर आएगा। तो कितने लोग चुनकर आएंगे? 435 लोग चुनकर आएंगे, और ये लोग मिलकर क्या करेंगे? कानून बनाएंगे। जैसे भारत में लोकसभा होता है, लोकसभा का क्षेत्र अलग अलग होता है ना। जैसे भारत में आमतौर पे जो लोकसभा का क्षेत्र होता है वो 10 लाख पर बनाया गया, मतलब हर एक 10 लाख के जनसंख्या को जो है एक क्षेत्र में बांटा गया। और वहीं 10 लाख में से कोई एक व्यक्ति क्या आएगा? MP बन के आएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आएगा। अब देखो
तो वही बताया, निर्वाचन क्षेत्र जो होता है वो अलग अलग 435 अलग अलग क्षेत्र से आएगा और इनका जो जनसंख्या के आधार पर उस निर्वाचन क्षेत्र को बनाया गया। ध्यान रखना किस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। जबकि इसका दूसरा सदन की अगर बात करें, सीनेट की बात करें, तो सीनेट को क्या बोलते हैं, अपर हाउस कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, उच्च सदन भी बोलते हैं हम लोग हिंदी में। अब ये उच्च सदन या फिर इसी को अस्थाई सदन भी कह सकते हैं। इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, अस्थाई सदन। और इसको क्या कह सकते थे, अस्थाई, यानी कि ये टेम्प्रोरी है और ये क्या है, परमानेंट है। क्योंकि इस यानी कि इस सभा का कभी भंग नहीं होता है, इसके मेंबर आमतौर पर जल्दी हटते नहीं, हटते हैं मतलब उनका प्रोसेस अलग है, समझो। सीनेट में कितने मेंबर होते हैं, 100, और HOR में कितने मेंबर, 435। देखो ये 100 मेंबर कैसे हैं बताते हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं, कितने राज्य हैं, जैसे भारत में 28 राज्य, वो अमेरिका में कितने हैं, 50 राज्य, और एक एक राज्य से 2-2 मेंबर चुनकर आते हैं। क्या आते हैं, एक एक राज्य से 2-2 मेंबर चुनकर आते हैं, और वही लोग क्या बन जाते हैं, सीनेट का मेंबर। बात समझ में आया। जबकि अगर हम भारत की तुलना करें तो भारत में कैसे आता है, राज्यसभा का सदस्य कैसे बनता है, तो राज्य का जो विधानमंडल है वो चुन करके भेजता है। बात समझ में आया। तो यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर चीज़ें अलग होती है। जैसे कहने का मतलब है, ये जो 100 सदस्य आएगा वो एक राज्य का, चाहे राज्य का जनसंख्या कम हो या ज़्यादा, उससे कोई मतलब नहीं है, 2 ही व्यक्ति चुनकर आएगा। बात समझ में आया। जबकि यहाँ पर क्या है कि जिस क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा मेंबर चुनकर आए। जैसे यूपी की अगर हम बात करें, अपने क्षेत्र की अगर यूपी की बात करें, तो यूपी में 80 लोकसभा क्षेत्र है, तो सबसे ज़्यादा जो है जो सांसद बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, यूपी से बनते हैं। जबकि अदर स्टेट जिसका जनसंख्या कम है वहाँ से बहुत कम मेंबर चुनकर आते हैं, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा का सीट बटा हुआ है। जबकि यहाँ पर क्या है, हर एक राज्य का अलग अलग है। हालांकि भारत में ये चीज़ भी है, राज्यसभा में भी क्या सारे राज्य का बराबर प्रतिनिधित्व है क्या, नहीं है ना। राज्यसभा में भी क्या होता है कि अलग अलग वो यहाँ भी जो है अलग अलग साइज के हिसाब से डिपेंड करता है। हालांकि राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा, हर एक राज्य से लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर किसी राज्य से ज़्यादा भी हो सकता है, किसी राज्य से कम भी हो सकता है। अमेरिका में अगर हम सीनेट की बात करें, वहाँ पे 50 राज्य हैं और हर एक राज्य से 2-2 में व्यक्ति चुन कर आता है, चाहे राज्य का जनसंख्या कुछ भी हो। तो कितने मेंबर हो जाएंगे, 100 मेंबर सीनेट का और 435 किसका, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का। अब समझो, इसमें कहता है कि वैसे आरंभ में अगर शुरुआत की बात करें तो वहाँ पर इसका चुनाव कैसे होता था, सीनेट का जो मेंबर होता था वो कैसे चुनाव होता था, वहाँ के विधानमंडल के माध्यम से होता था। जैसे कि भारत में विधानमंडल के माध्यम से राज्यसभा का मेंबर बनता है, वहाँ भी ऐसे ही चलता था। लेकिन वर्तमान में क्या होने लगा कि जो सीनेट का जो 2 मेंबर जो चुनकर आता है ना, उसका भी वहाँ पे चुनाव होता है राज्य में। राज्य से 2 ही व्यक्ति चुनकर आएगा, तो वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से सीधा चुना जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो वहाँ पर वो 2 व्यक्ति का अब राज्य के विधानमंडल नहीं चुनेगा, वो कैसे आएगा, वहाँ पर 2 व्यक्ति हर एक अलग अलग स्टेट से 50 राज्य से 2-2 व्यक्ति को वहाँ पर चुन करके भेजा जाएगा। और वो 2 व्यक्ति कौन बनेगा, जो वहाँ पर जनता जिसको पसंद करेगी, तो जनता उसको डायरेक्ट चुनती है। और इसको अस्थाई सदन क्यों कहते हैं, तो बताइए। क्योंकि देखो अस्थाई सदन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका भंग नहीं होता है, सीनेट कभी भंग नहीं होता है। जैसे भारत में राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, ये देखो ये भंग नहीं होता क्योंकि देखो इसमें रोटेशन चलता है। रोटेशन का मतलब क्या है, इसमें जितने जैसे 100 मेंबर है, 100 मेंबर का जो 1/3 होगा ना, 1/3, जैसे कि 1/3 मतलब कितना, लगभग 33 मेंबर, वो 33 मेंबर हर एक 2-2 साल पे रिटायर करेगा। जैसे 1/3 रिटायर किया, उसके जगह पर फिर 1/3 दूसरा आ गया, तब तक ये हटा दूसरा आया, तो 2/3 तो बचा रह गया ना रे। तो जब भी उससे ख़त्म होगा तो पूरा का पूरा सदन एक बार में कभी भी ख़त्म नहीं होता है। जस्ट लाइक वही है, जैसे कोई मान लो जैसे पानी में जो तालाब होता है ना, मछली तालाब समझते हो ना, जैसे मछली पालते हैं हम लोग, उसमें क्या करते हैं, पूरा पानी ख़त्म करते हैं कभी भी, तो मछली तो मर जाएगी। उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी निकालते हैं, बाहर करते हैं, और जितना निकालते हैं उतना ही पानी उसमें डाल देते हैं। इससे क्या होता है, तालाब हमेशा मतलब मछलियाँ मरेगी नहीं। तो इसका मतलब क्या, वो तालाब में पानी सालों भर दिखेगा कि नहीं दिखेगा तुमको, साल भर में पानी का लेयर तो वही ना दिखेगा। तुम थोड़ा सा निकाले फिर तुरंत डाल दिए उसमें, तो पानी का लेयर तो वही ना रहा। हाँ, ये बात अलग है कि तुम पानी कितने दिन में चेंज किए, हर एक 2-2 साल पे चेंज किए। जस्ट लाइक यहाँ भी वही है कि हर एक 2-2 साल पे उसके मेंबर 1/3 मेंबर को रिटायर कर लिया जाता है, सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, और वो तुरंत चुनाव के माध्यम से वो आ जाते हैं। तो इसका कभी भी खाली नज़र आएगा, इसके मेंबर कभी भी मतलब ये भंग कभी होगा नहीं। और ये क्या है, सरकार गया, भारत की बात अगर करें तो सरकार गया, इसका भी टाइम खत्म, या फिर 2 साल के बाद पूरा का पूरा मेंबर चेंज हो जाएगा। इसमें पूरा का पूरा मेंबर चेंज होगा, मतलब यहाँ पर क्या हाल है, जैसे कि पूरा का पूरा तालाब का पानी सुखा दो,
अब फिर से नया पानी डालो, तो वो क्या है हमारा, समझ में आया, निम्न सदन निचला सदन, यानी कि HOR या लोकसभा कह सकते हो। और इसमें क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके 1/3 कर करके मेंबर को हटाया जाता है, और जो 2/3 है अब वो 1/3 का जो है अलग अलग चुनाव होता है, फिर वो आ जाता है। तो कभी ये भंग ही नहीं, तो ये सीनेट के मेंबर तुमको हमेशा दिखते ही रहेंगे। समझ में आया। तो ये था हमारा बाइकैबिनेट सिस्टम का पूरा, ये अमेरिकन लेजिस्लेचर का मामला हम समझा दिए। समझ में आया कि नहीं आया, आराम से समझना है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की बात, उपराष्ट्रपति बहुत छोटा टॉपिक है। अभी उपराष्ट्रपति क्या है, जस्ट लाइक राष्ट्रपति के तरह चुनाव होता है, उनको हटाने की प्रक्रिया भी वही है। इनको अच्छा सीनेट का सभापति, दरअसल देखो राष्ट्रपति की तरह चुनाव तो होता है, जितने उसी तरह से हैं, लेकिन इनका काम ये नहीं है कि देश पे शासन करना है। इनका काम क्या है, आप सीनेट का सभापति हो, मतलब सीनेट का अध्यक्ष हो एक तरह से समझो। जैसे भारत में जो राष्ट्रपति जो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या कहलाता है, सभापति। देखो दरअसल क्या है, उपराष्ट्रपति को कोई काम धाम नहीं होता है दरअसल, सच पूछो तो भारत का सबसे बेरोजगार आदमी हम इसी को मानते हैं, उपराष्ट्रपति, क्योंकि वाकई में इनके पास वैसा कोई काम नहीं होता है। इनका 2 ही काम है, या तो वो यहाँ पर जैसे भारत की अगर बात करें तो राज्यसभा का वो मतलब कि अध्यक्ष बनेगा, राज्यसभा का अध्यक्ष बनेगा और राज्यसभा के सेशन को चलाएगा। उसी तरह से अगर राष्ट्रपति अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर सीनेट का क्या कहलाएगा, वहाँ पर सीनेट का सभापति कहलाएगा। तो सीनेट बोलो या राज्यसभा को दिमाग में चलना चाहिए एक जैसा। राज्यसभा बोलेंगे तो भारत के सेंस में, और सीनेट बोलेंगे तो अमेरिका के सेंस में। अच्छा, इनका एक ही काम देखो, इनका वैल्यूज कब नजर आएगा, जब मान लो सीनेट में किसी बात को लेकर के बहस हो जाए, किसी मामले में वोटिंग हो जाए। सीनेट में 100 मेंबर है ना, वहाँ पे 100 मेंबर में ऐसा हो सकता है कि किसी मामले में को लेकर किसी बिल पर अगर वोटिंग कराया तो 50-50 हो गया, बिल्कुल 50-50। तो ऐसे में कोई ना जीता कोई नहीं हारा। तो निर्णायक मत जो होता है, वो निर्णायक मत जो होता है वो किसके हाथ में होता है, वाइस प्रेसिडेंट। ये निर्णायक मत डालेगा और जो डालेगा वो उसके फेवर का बात हो जाएगा। तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास है, वाइस प्रेसिडेंट के पास है। भारत का भी सेम है कहानी। तुमको लगेगा कभी कभी कि हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं कि अमेरिका के संविधान पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम जस्ट लाइक हमारे यहाँ भी लागू होता है। बात समझ में आया। यहाँ भी तुम बताए इसका चुनाव कैसे होता है, इलेक्टोरल कॉलेज, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव बताते, और इनका टाइम पीरियड कितना है, 4 वर्ष। अब भारत का राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ पे 5 साल होता है। समझ में आया। उपराष्ट्रपति की बात करें, अब जैसा वहाँ पे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की हालत कैसा है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में 1+8 का हालत है, मतलब 1 क्या है, चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश, और 8 क्या है, निचला न्यायाधीश, जो उसके अंडर में होते हैं। जैसे भारत में लगभग 29 न्यायाधीश अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ और इनके बारे में समझो, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो आजीवन अपने पद पर रह सकते हैं, आजीवन, जिंदगी भर के लिए वो जज बने रह सकता है, एकदम कोई टेंशन नहीं है उसको। लेकिन मान लो कि उसको मूड हो, यार थक गया, काम करने का मन नहीं कर रहा है, हटना चाहते हैं, तो हटने के लिए क्या प्रोसेस है, या तो आप कम से कम 10 साल सेवा दे चुके हो तो भैया मर्जी है तो आप हट जाओ, या फिर आपका 70 ईयर हो चुका हो, 70 साल का एज पूरा हो चुका है तो आप हट जाओ। और ऐसे भी 70 साल के बाद लोगों की मानसिक स्थिति थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो ये सिस्टम वहाँ पर क्या है, सेवानिवृत्त होने का अगर छुट्टी चाहे तो ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब इनको हटाने का तरीका फिर क्या है, वही सेम महाभियोग। भारत में भी अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो तो महाभियोग लगाना पड़ेगा। बात समझ में आया। तो वहाँ भी महाभियोग, यहाँ भी वही महाभियोग का वही बेस रहेगा, देशद्रोह, जघन्य अपराध, समझ में आया, या फिर संविधान के सम्मत अगर ना चले, ये सब चीज़ वजह। अच्छा, वहाँ पे अमेरिका में क्या चलता है, लिखित संविधान चलता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और जब बात रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस की होगी तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ताकत क्या होगा, ज़्यादा। देखो कानून बेशक कौन बनाएगा, विधायिका बनाएगा, लेकिन उस कानून की व्याख्या अच्छे से कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे मौलिक विचार क्या है कि तुम कानून बनाओ, जो बनाना चाहो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका मौलिक व्याख्या कौन करेगा, हम करेंगे। यानी कि अगर हम अभी इसको जस्ट हम मिटाएंगे, हम यहाँ पे तुमको सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा और चीज़ इधर हम बताएंगे। अच्छा, अभी हम इसको थोड़ा सा आगे बताएंगे। अच्छा, अमेरिका में कैसे चलता है, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक करना। अभी हम जस्ट बताए थे ना कि अमेरिका में लेजिस्लेचर अलग होता है, एग्जीक्यूटिव अलग होता है, जुडिशरी अलग होता है, सबके पास पूरा ताकत होता है। और वहाँ पर यह सिस्टम भी है कि कोई किसी के मामले में आमतौर पर ताक झाँक नहीं करेगा, सबके पास बराबर इसका। अच्छा, लेजिस्लेचर का काम क्या है, कानून बनाना, इसका काम है कानून को फॉलो करना, एग्जीक्यूटिव शासन चलाना, और इसका काम क्या है, जुडिशरी का संविधान की सुरक्षा करना, संविधान देश में कानून के हिसाब से चीज़ें चले उसके लिए करना, समझो।
तो सेपरेशन ऑफ पावर के हिसाब से चलता है। कहने के लिए देखो, कहने के लिए कह सकते हैं कि जुडिशरी के पास अपना है, लेजिस्लेचर अपना है, एग्जीक्यूटिव अपना है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, ये भाई साहब ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ये कई बार क्या करते हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों का पावर अपने पास रख लेते हैं। मतलब क्या होता है, जब संविधान की व्याख्या करने लगते हैं ना, तो ऐसे कई सारे डिसीजन देते चले जाते हैं जो कि ये बता देते हैं कि भाई तुम दोनों से बढ़ के कौन है, हम हैं। तुम शासन करोगे, लेकिन शासन करने में गलती नहीं होना चाहिए। तुम कोई ऐसा कानून नहीं बना दोगे कि लोगों का मूल अधिकार का हनन हो, ये ध्यान रखता है। इसलिए इनका दबाव, खास करके इनका दबाव दोनों पर होता है। इनका किसी प्रकार का इन पर दबाव नहीं होगा, लेकिन जुडिशरी हमेशा दोनों पे चढ़े रहता है कि तुम कोई भी गड़बड़ करोगे तुरंत हम तुमको रोकेंगे। हालांकि लिखा कहीं नहीं है, कहता है एक सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, वहाँ पे प्रैक्टिकली कई निर्णय के माध्यम से वहाँ पर अपने आप को ये साबित किया है सुप्रीम कोर्ट कि हम क्या हैं, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हम क्या हैं, संविधान का संरक्षक, और संविधान के बियॉन्ड हम किसी को चलने नहीं देंगे, अंपायर है ये। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम हम लोग देखें। अभी थोड़ा सा जो बचा हुआ है, जैसे यथोचित विधि प्रक्रिया जो हम कहते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीड्यूर स्टेब्लिश बाय लॉ, इसको थोड़ा सा भी समझेंगे। ठीक है, इसको पहले पॉज करके मिटाते हैं, मिटाने के बाद तुमको हम जस्ट बताते हैं। ठीक है, ये वाला जो हम बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो हम बताया अभी कि यहाँ पर क्या बताए थे कि ये शक्तियों का पृथक्करण के हिसाब से चलता है आमतौर पे। इसका मतलब ये है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पास क्या है, सेपरेट सेपरेट पावर है वहाँ पे अमेरिका में। लेकिन जुडिशरी क्या करता है, कहते हैं कि एक चालाकी से, मतलब वहाँ पर कई सारे फैसलों के माध्यम से जुडिशरी धीरे धीरे जो है इन दोनों पर कंट्रोल करने लगा। तो हम देख रहे हैं कि इसको क्या बोलते हैं, खास करके इसको गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। किसको, सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि वो संविधान की मौलिक व्याख्या करता है और ये कहता है कि हम संविधान के क्या है, संरक्षक है। तो हम संविधान के संरक्षक है, संविधान में जितनी भी सारी बातें होगी उसको वो सही से इम्प्लीमेंट कौन करेगा, सही से व्याख्या कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट को जो सबसे ज़्यादा ताकतवर कहा जाता है वहाँ पे, इसका दो वजह है। सबसे पहला, सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है, और दूसरा क्या है, एडजुडिकेशन। इसका मतलब क्या होता है वो समझो, ये दोनों अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं न्यायिक पुनरीक्षण कहते हैं। अब ये जुडिशियल रिव्यू जो होता है, मतलब न्यायिक पुनरीक्षण, जैसे मान लो कि वहाँ का जो लेजिस्लेचर होगा, लेजिस्लेचर कोई भी अगर जब कानून बनाएगा, कोई भी कानून या विधि जो भी बनाएगा वहाँ पे, तो उसको ये क्रॉस चेक करेगा, कौन, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा। और वो चेक करके देखेगा कि आपका जो कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, मतलब संविधान के सम्मत है या नहीं है, वो अच्छे से उसको चेक करेगा। अगर उसको लगा कि हाँ संविधान से सम्मत है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो वो क्या चेक कर रहा है, संविधान के सम्मत, मतलब कि संविधान के जो मौलिक, जो संविधान में जो लिखा गया है उसके बियॉन्ड होना चाहिए, उसके मतलब ऐसा कोई कानून ना बना दे जो उसको क्रॉस करता हो। बात समझ में आए। और दूसरा चीज़ ये क्या, दूसरा चीज़ हम क्या बोलते हैं, एडजुडिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं अधिनिर्णयन। इसका मतलब होता है कि वहाँ पर जो भी कानून चलेगा उसका व्याख्या कौन करेगा, कानून का वो व्याख्या कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। अब इसी में दो चीज़ समझना, इसी एजुकेशन में दो चीज़ होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, आज हम फिर थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, अब कहता है यथोचित विधि प्रक्रिया, मतलब कि जो भी उचित होगा वही प्रक्रिया आप अपनाएं, किस चीज़ के लिए, कानून को बनाने में। यानी कि कानून बनाने का पीछे आपका जो इंटेंशन क्या है वो देखा जाता है, कानून को बनाने का प्रोसेस क्या है। आप कानून क्या बनाए वो बात की चीज़ है, कानून को बनाने का आपका जो प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब ये चीज़ जो हम यथोचित विधि प्रक्रिया जो बोले, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये इंग्लैंड के प्रोसीड्यूर स्टेब्लिश बाय लॉ से क्या है, अलग है। इंग्लैंड में कौन सा चलता है, इंग्लैंड में प्रोसीड्यूर स्टेब्लिश बाय, मतलब क्या, उसका मतलब क्या हुआ, प्रोसीड्यूर स्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या हुआ, यथोचित विधि का ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। चेक करना थोड़ा सा, स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, समझ में आ गया ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अच्छा, वहाँ पर और मतलब कि जो ब्रिटेन में जो चलता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी क्या, प्रोसीड्यूर स्टेब्लिश बाय लॉ, और अमेरिका में जो चलता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसमें अंतर क्या है समझो जरा सा। ब्रिटेन में क्या होता है कि वहाँ पर सांसद जो भी कानून बना दिया, वो एक बार क्या कानून बनाए आप, ठीक है, अब जो भी यहाँ वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा वो कानून के हिसाब से देगा। कानून आप किसी भी चीज़ पे बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, आपका वहाँ पे प्रोसेस चेक नहीं करता है।
ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट कानून को बनाने का प्रोसेस चेक नहीं करता है, वो सिर्फ कानून के हिसाब से फैसला देता है। जबकि अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट तो कानून भी चेक करेगा और कानून को बनाने का तरीका भी चेक करेगा कि कानून बनाने का तरीका आपका लीगल है फिर इलीगल है। समझ रहे हो ना? तो ये दोनों चीज़ मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये ज़्यादा एकदम मतलब हावी है किस पे, लेजिस्लेचर पे, लेजिस्लेचर को मनमाना करने का। जबकि हम जानते हैं क्या कि दुनिया में सबसे ताकतवर सांसद कहाँ पर है, ब्रिटेन में, क्योंकि वहाँ की सांसद जो भी चाहे वो कर सकती है, कुछ भी पारित कर सकता है, कोई भी कानून बना सकता है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास उतनी पावर नहीं है। जबकि ब्रिटेन में, सॉरी अमेरिका में, यहाँ पर क्या देखा जाता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो कानून बनाने का आपका तरीका भी अच्छा होना चाहिए। इसी चीज़ को भारत भी अपनाया है। भारत में भी देखो सुप्रीम कोर्ट चेक करती है कि आपका कानून बनाने का तरीका कैसा है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ समझ में आ गया। और दूसरा क्या है, समान कानूनी संरक्षण, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, समान कानूनी संरक्षण, यानी कि समान रूप से सभी को कानून के तहत संरक्षण मिलेगा। मतलब कानून के हिसाब से किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, कानून सबके लिए एक जैसा होगा, किसी को प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। तो ब्रिटेन में ये चीज़ है, सॉरी अमेरिका में ये चीज़ है, वहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ चलता है। समान रूप से सभी को प्रोटेक्शन मिलेगा, इक्वल प्रोटेक्शन, सभी को प्रोटेक्शन मिलेगा कानून के हिसाब से। मतलब कानून से बड़ा वहाँ पर कोई, यही बात भारत में भी कहा जाता है, भारत में भी संविधान से बड़ा कोई है नहीं है। और लास्ट क्या देखते हैं इसका पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे अमेरिका में कौन सा लॉ चलता है, नेचुरल लॉ, यानी कि प्राकृतिक नियम चलता है। जबकि ब्रिटेन में कौन सा लॉ चलता था, पॉजिटिव लॉ। अब ये प्राकृतिक लॉ और मतलब ये पॉजिटिव लॉ का मतलब तो सकारात्मक कानून, और ये क्या है, नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ मतलब प्राकृतिक कानून का मतलब होता है कि वहाँ पर जो भी आप कानून बनाओगे वो प्रकृति से सम्मत होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई कानून ना बना दो कि जीवन का अधिकार खत्म करता हो। मतलब प्रकृति ने जब किसी को जीवन जीने का अधिकार दिया, आप उस पर कानून बना के उसको ख़त्म नहीं कर सकते। समझ में आ रहा? तो ऐसा मतलब वहाँ पे लेजिस्लेचर ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता जिससे व्यक्ति को जो भी प्राकृतिक रूप से, जिसको ईश्वरीय रूप से कहते हो, ईश्वर के रूप से, प्रकृति के रूप से जो भी चीज़ मिला है आपका, वो कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। सांस लेने का अधिकार, जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, वहाँ पर बैन। तो इसका मतलब है कि अमेरिका में लोगों को फ्रीडम ज़्यादा है। समझ में आ रहा ना? तो वहाँ पर क्या चलता है, नेचुरल लॉ, जबकि ब्रिटेन में क्या चलता था, पॉजिटिव लॉ। तो पॉजिटिव लॉ में क्या होता है, वहाँ पे सांसद किसी भी चीज़ पे कानून बना सकती है, और जो कानून बनाएगी आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो वहाँ पे कानून बनाने के लिए सांसद को कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पे क्रॉस चेक उतना नहीं होता है। जबकि अमेरिका में अगर कोई कानून बनाएगा संसद, तो वहाँ पे जुडिशरी एकदम मेहनत करके देखता है, पूरा प्रोसेस चेक करेगा, और ये भी देखेगा कहीं वो कानून मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से अलग ना हो। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखा गया उसका भी व्याख्या कौन करेगा, जुडिशरी। जबकि इस मामले में थोड़ा सा कमज़ोर कहाँ पड़ जाता है, ब्रिटेन में। तो हम क्या देख रहे हैं कि ब्रिटेन और अमेरिका को साथ में कंपेयर करके पढ़े, और साथ ही साथ भारत की भी स्थिति देख रहे हैं कि भारत में आमतौर पे कौन सा चलता है, नेचुरल लॉ यहाँ पे चलता है। तो बात समझ में आया? तो ये हमारा जो था, जो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो हमारा पूरी तरह से कवर हो गया। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। पढ़ तो लिए हम पूरा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। जैसे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मेंस में खास करके ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत का जो फेडरल सिस्टम है यूएसए के फेडरल सिस्टम से कितना अलग है। ठीक है, और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों में क्या डिफरेंस है। लेकिन आमतौर पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भारत के सेंस में ज़्यादा, इंडिया के सेंस में पूछा जाएगा कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका से हम क्या क्या चीज़ लिए हुए। जैसे सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे बहुत ताकतवर है, तो यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ताकतवर है, अच्छा खासा यहाँ पे ताकत रखती है। तुम देखते हो यहाँ भी जुडिशरी पर पूरा एक्टिव रहता है, और यहाँ पर तो जुडिशियल एक्टिविज्म चलता है, न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता मतलब क्या होता है कि वो तो जुडिशरी और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के मामले में हाथ टांग फंसाती है, मतलब बढ़ चढ़ के फैसला देती है यहाँ पे। उसी को कहते हैं सक्रियता, मतलब बढ़ चढ़ के फैसला सुनाना। समझ में आया? तो ये सारी तमाम मतलब इससे मेंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछा। और देखो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर हम ये पूरा अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन अगर समझे रहेंगे और ब्रिटेन का अलग अलग हम लोग 4-5 देश का पढ़ेंगे, उससे तुम्हारा पॉलिटी का बेसिक्स बहुत तगड़ा हो जाएगा। तो जब बेसिक्स हमारा काफ़ी अच्छा हो जाएगा तो फिर हमको पॉलिटी पर जब हम कॉन्स्टिट्यूशंस जब हम स्टार्ट करेंगे, जब हमारा जो संवैधानिक विकास से जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, फिर वहाँ पे पढ़ने में बहुत मजा, क्योंकि ये हम बैकग्राउंड बता रहे हैं। ये जो पॉलिटी का जो बेसिक हम बताने का मेरा सेंस क्या है कि ताकि ये तुम्हारा पूरा का पूरा जो है पॉलिटी का जो आधार है, पहले जड़ मजबूत हम करना चाहते हैं।
ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी होता है, जैसे नेचुरल लॉ क्या होता है, पॉजिटिव लॉ क्या होता है, जुडिशल रिव्यू क्या होता है, एडजुकेशन क्या होता है, अधीन निर्णय जैसे कानून, ये यथोचित विधि प्रक्रिया क्या होता है ना। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, पहले इसको अच्छे से कवर करेंगे ताकि फिर जब हम बाद में जब आगे पढ़ाएंगे तो यही चीज़ का बार बार यूज़ होगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए हम लोग ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन यहीं पे हमारा फिनिश हो जाता है। ठीक है।